अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बताने लगा हूं, अगर आप लोग पहली मरतबा अपने बोर्ड एग्जाम्स का पेपर देने वाले हैं या आप लोगों ने पहले भी से बोर्ड एग्जाम्स का पेपर दिए तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। वो बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बच्चे कर जाते हैं, उनको पता नहीं होता, लेकिन एट द एंड वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा कर सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जहाँ तक कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ, वो कोई उसमें से एक बच्चा भी ये नहीं चाहता कि उसके बोर्ड एग्जाम में गंदे नंबर आए या कम नंबर आए। हमेशा हर कोई ज़्यादा और मैक्सिमम नंबर की तरफ जाना चाहता है, तो इसलिए उन छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचना ज़रूरी है। पहले आपको मिस्टेक्स का पता होना चाहिए, बाद में आप उसको अवॉइड भी करेंगे। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो उसमें जो सबसे पहली वाली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रीड नहीं करते। आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट अपने एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से पढ़नी है, और सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि उसकी ऑप्शन भी पढ़नी है। क्योंकि बहुत मरतबा इस तरह होता है आपके पेपर के अंदर कि आपके पास कोई एमसीक्यूज आता है जिसकी आपको ऑप्शन ए ठीक लग रही होती है, तो आप क्या करते हैं, बगैर पढ़े पहले ही उसकी ऑप्शन लगा देते हैं। आप ये नहीं देखते कि ऑप्शन बी भी उसके साथ हो सकती थी ठीक, और तीसरी ऑप्शन में आपको बोथ ए एंड बी की ऑप्शन मिल जाती है। तो इस तरह आपके एमसीक्यूज बहुत जल्दी गलत हो सकते हैं और बाद में भी बच्चों को यही होता है कि शायद एग्जामिनर या चेकर ने हमारे सही नंबर नहीं काटे, पर ये उनकी छोटी सी मिस्टेक होती है जो वो अगर ठीक कर लें तो वो इस गलती से बच सकते हैं और अपने मार्क्स डिडक्शन से बच सकते हैं। वो गलती आप लोगों को पता चल गई है कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रीड करना है, उसकी चारों ऑप्शन रीड करनी है और देन आप लोगों ने डिसाइड करना है कि अब आपने कौन सी ऑप्शन को लगाना है। अब अगली वाली मिस्टेक की तरफ चलते हैं, नंबर 2 पर। वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी ब्लैक और ब्लू दोनों मार्कर्स का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना अपने पेपर के अंदर। अब आप कहेंगे कि भैया दोनों मार्कर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, आप हमारे जो बोर्ड की शीट होती है उस पर लिखा गया होता है। तो मैं कह रहा हूँ लिखा गया होता है, लेकिन उन्होंने वहां पर लिखा होता है कि या आप ब्लू या आप ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करें। अगर आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना कि आपने सिर्फ अपना ब्लू पेन और ब्लू मार्कर इस्तेमाल किया है या ब्लैक पेन और ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया, तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अलाउ है। लेकिन वो बच्चे जो कि ब्लू और ब्लैक दोनों मार्कर और पेन का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हेडिंग, बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे जो कि हेडिंग मार्कर ब्लैक वाले से देते हैं और लिखते हैं ब्लू पेन के साथ है, तो ये काम करना इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। इसको आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि आपका ब्लैक और ब्लू मार्कर से जब आप काम करते हैं तो आपको तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल में वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। उससे जो कंट्रास्ट होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता। बजाय उसके कि एक ब्लैक, या हम ब्लैक की बात नहीं करते क्योंकि मैं ब्लैक को हमेशा डिस्करेज करता हूँ, मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि आप ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका जो कंट्रास्ट होता है वो अनबिलीवेबल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो आप लोग अगर अपने पेपर प्रेजेंटेशन में ब्लैक की जगह ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर मार्क्स। सो आप लोगों ने क्या करना है, अपने ब्लैक मार्कर को छोड़ देना है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इससे ये कभी भी नहीं होगा कि आपका पेपर अनटाइडी लगेगा, आपका पेपर बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि मैंने भी अपने बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कभी भी मैंने ब्लैक मार्कर या ब्लैक पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, और नंबर आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों को पता ही होगा। अब हम तीसरे नंबर पर मिस्टेक की तरफ चलते हैं। वो ये है कि आप लोगों ने कभी भी अपने क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना पेपर के अंदर। आपके पास ये आखिरी मौका होगा आपके बोर्ड एग्जाम्स का कि आपने जो सारा साल इतनी मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने जो इतनी फीस आप लोगों के पे लगाई है, आपने जितनी मेहनत दिन रात पढ़ा है, आप उसका आउटपुट लेकर आओ, ठीक है, इनपुट देकर आओ और आउटपुट लेकर आओ। अब अगर इस पॉइंट पर भी आप लोग ये करेंगे ना कि आपको कोई सवाल नहीं आता और आप उसको छोड़कर आ जाते हैं, तो यार ये बहुत ज़्यादा आप इनजस्टिस कर रहे हैं अपने साथ, जुल्म कर रहे हैं अपने साथ। अगर आप कोई भी सवाल को छोड़कर आते हो, अगर आपको कोई ऐसी बात, हालांकि आपने सारा साल पढ़ा है, लेकिन होता है इंसान से कि कोई चीज़ ऐसी रह जाती है जो कि उसको अनइम्पोर्टेंट लग रही होती है, उसने कभी पढ़ी नहीं होती है, वो पेपर में आ जाती है। सो बजाय उसके कि उस सवाल को छोड़कर आया जाए, उसके बजाय आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी आपने एक साल के अंदर पढ़ा है, आपको बेटर पता होगा कि यार उस आंसर का ये क्लोजेस्ट आंसर बन सकता है उस सवाल का। सो आप उसको काइंडली लिख कर लाजमी है, ठीक है, कोई सवाल आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने पल्ले बांध लेना है कि एक भी आंसर जो आपने लिखना है चॉइसेस के अलावा, चॉइसेस पे तो छोड़ना, वो तो छोड़ना है, लेकिन उसके अलावा आपने कोई भी आंसर को छोड़ना नहीं है। आपने हर एक आंसर को, आपको जैसा भी आता है आप लिख कर आ जाओ, क्योंकि यार आपके पास आखिरी मौका है, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि आपने सारा साल वेलियां नहीं मारी है, आपने सारा साल आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने पढ़ा है, ठीक है। वो बात की बात है कि आपका वो आंसर ठीक होता है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो आपका आंसर ठीक होगा या नहीं, या अगर नहीं भी ठीक होता तो आपको एटलीस्ट मार्क्स लाजमी मिलेंगे। अगर आप एक बच्चा वो सवाल छोड़ कर आ जाता है तो फिर तो यार मतलब कि बिल्कुल उसको 0 नंबर ही मिलेगा, वो 0 ही डिजर्व करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको आंसर एग्जैक्टली नहीं आता था, पूरा नहीं आता था, लेकिन उसने फिर भी कुछ ना कुछ लिखा है, तो जो चेकर होता है ना वो उस पर थोड़ा सा
कर लेता होता है कि यार इसने बच्चे ने लिखा तो ज़रूर है, तो उसको मार्क्स वो दे देता है। तो आप लोगों ने भी ये काम लाजमी करना है। इसके बाद नंबर 4 पर जो पॉइंट, जो मिस्टेक आप लोग करते हैं ज़्यादा सारे बच्चे, खास तौर पर वो बच्चे जो पहली मरतबा इस साल पेपर देने वाले हैं, लेकिन बहुत से बाकी बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट की। उनसे टाइम को मैनेज नहीं किया जाता अपने पेपर के अंदर। क्यों? इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वजह बताता हूँ। वजह ये होती है कि वो अपने टेस्ट सेशन के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते या उसको सीरियस लेकर नहीं पढ़ते। या कुछ बच्चे होते हैं जो कि टेस्ट सेशन देते ही नहीं है, वो डायरेक्टली बोर्ड का पेपर जाकर देते हैं। तो इसलिए उनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब उनको पता नहीं चलता कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कितने टाइम लगाना है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना टाइम बचाना है और कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को छोटी सी जल्दी से प्रो टिप दे देता हूँ कि आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स तक जाना चाहिए। इससे 1 मिनट भी आपने ऊपर नहीं लगाना अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इसी तरीके से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में आपने अपनी मैक्सिमम स्पीड लगानी है कि आप लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी कर लें। ज़्यादा जल्दी से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग गलत करके आ जाएं या आप लोग छोड़ कर आ जाएं, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम करने से मुराद है कि उतना मैक्सिमम टाइम में करें जितना कि आप अच्छे तरीके से अपना आंसर लिख पाएं। वो करने के बाद उसके बाद जितना टाइम बचता है उसमें से आप डिवाइड करें कि आपके पास अगर 20 मिनट बच गए हैं तो आपने कैसे 2 लॉन्ग पे कवर करने हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर टाइमिंग की बात करें, अगर आप नॉर्मल स्पीड में पेपर कर रहे हैं तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को 15 to 20 मिनट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ना दीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके पास टाइम मौजूद है, ठीक है। ये वीडियो पहले बनाने का मकसद ये है कि आपको पहले ही गलतियाँ पता चल जाए और आप उसको पहले से ही इंप्रूव कर लें। सो आप लोगों ने अपनी इस गलती को सुधारना है और अभी से आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, अपने टाइम को मैनेज करने के। अपने सामने स्टॉप वॉच रखें और अपने टाइम को मेजर करें कि मैं कितना लेंथी पेपर कितने टाइम में कर लेता हूँ। और अगर आपको नहीं चीज़ें समझ आ रही तो आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपका टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके बाद तो आखिरी नंबर 5 पर जो टिप है या जो मिस्टेक है जो कि आपको बताना है वो ये है कि आपने कभी भी अपनी मिस्टेक्स अपने साथ वाले दोस्त को नहीं बतानी। ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप अपना पेपर देकर आ जाएंगे, क्योंकि यार ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती थी पहले, लेकिन बाद में मैंने इसको इंप्रूव कर लिया। वो ये था कि मुझसे जो भी गलती होती थी वो मैं अपने साथ वाले को बता देता कि यार मेरी आज पेपर में यार ये चीज़ रह गई है, यार मैंने ये अपना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किया या मैंने गलत आंसर लिख दिया। उससे होता क्या है, उससे साथ वाले दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या चीज़ नंबर आई, उसको अपने नंबरों से फिक्र है, सरोकार है। वो बस आपकी बात सुनेगा और बस उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है कि यार मैंने इसको बता दिए, सो अब आपसे अगली मरतबा वो जो गलती है वो ठीक होने की बजाय आपके माइंड में हर टाइम चलती रहती है कि यार ये तो मैंने इसको बता दिया, ये तो गलती इसको पता चल गई है। सो क्या होता है कि आपका अगले वाला पेपर भी अच्छा ना जाने का चांस होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी गलतियां दूसरों को नहीं बताएंगे तो आपका जो राज था वो आपके तक ही है, ठीक है। और आप उसको बाद में इंप्रूव कर सकते हो। जब आप एक चीज़ दूसरों को बता देते हो, हमें लगता है कि यार हमारा जो मन है वो हल्का हो गया या हमने अपनी बात शेयर कर दी तो अब मैं आराम से कुछ काम कर सकूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी जो भी चीज़ है वो हमेशा आप लोगों को, अगर मैं बताऊं तो एक मेंटोर का जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूं, उनके ये सेइंग है कि आपने कभी भी अपने फ्लॉज किसी दूसरे को नहीं बताने, क्योंकि वो आप पे डोमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो उन फ्लॉज को ठीक कर खुद ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं और आप तो उसी में रहते हो कि यार मैं अब किसको बताऊँ, किस और बंदे को बताऊँ। तो अपनी गलतियाँ सिर्फ अपने पास ही रखें, अपने से किसी दूसरे को ना बताएं। इससे आपके आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें अफेक्ट आ सकता है। सो आपने अपनी मिस्टेक्स कभी भी दूसरों को नहीं बतानी। तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से, स्टेटमेंट और ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपने मार्कर का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है, ब्लू और ब्लैक दोनों को मिक्स नहीं करना। उसके बाद आपने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, उसका आंसर लिखना है, आपको आता हो या ना आता हो। इसके बाद आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती तो अभी से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आखिरी जो टिप है वो ये है कि आप लोगों ने अपनी मिस्टेक्स दूसरों को नहीं बतानी, बल्कि अपने उन मिस्टेक्स पर काम करना है और आपने अगले वाले पेपर के अंदर उस मिस्टेक्स को दोहराना बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तमीर को इजाजत दे। आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई है ftpresentation.com, उसको जाकर लाजमी से विजिट कीजिएगा, और क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए एजुकेशनल स्टफ रखा गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तमीर को इजाजत दे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या टेक केयर। अल्लाह हाफिज।